पिछले 50 सालों में अफ्रीका में 1.2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की मदद राशि दी गई है, जो स्पेन, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण कोरिया जैसे देशों की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। जब यह सब शुरू हुआ था तब अफ्रीका की सिर्फ 11% आबादी गरीबी में रहती थी, लेकिन 1990 के दशक तक इतने सारे पैसे और ग्लोबल कैंपेन के बाद यह संख्या असल में बढ़कर 66% हो गई थी और आज यह 38% है, जो मदद कार्यक्रम शुरू होने के समय से 3 गुना ज्यादा है। दरअसल 1950 के दशक में औसत पश्चिमी यूरोपीय व्यक्ति औसत अफ्रीकी व्यक्ति से सिर्फ 5 गुना ज्यादा अमीर था। अब यह अंतर दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 13 गुना हो गया है। आज आधे से ज्यादा अफ्रीकी लोग अभी भी हर दिन $5.50 से कम पर गुजारा करते हैं और लगभग 600 मिलियन लोगों के पास बिजली नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह पूरी तरह से हाल की घटना है। अफ्रीका हमेशा से बाकी दुनिया से ज्यादा गरीब रहा है, कम से कम पिछले 300 सालों से, लेकिन दशकों से इस पर पश्चिम का जवाब आसान रहा है। उनके गरीब होने का कारण यह है कि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है और इसे ठीक करने के लिए हमें बस उन्हें और पैसा देना होगा। तो ठीक ऐसा ही हुआ है। 1960 के दशक से अफ्रीका में जाने वाली मदद की राशि में लगभग 120 गुना की वृद्धि हुई है। ये देखना आसान है कि यह इतनी लोकप्रिय रणनीति क्यों है। ये आसान है, जब हम मदद के बारे में सोचते हैं तो हम स्कूल बनने, सड़कें बनने, बच्चों के कुल मिलाकर ये वही रणनीति है जिसने यूरोप और अमेरिका को आज की पावर हाउस में बदल दिया। लेकिन अफ्रीका में ये काम नहीं करता है। कई लोग जिस सीधे सादे जवाब की ओर मुड़ते हैं वह है उपनिवेशवाद। यूरोप ने महाद्वीप को बर्बाद कर दिया, ऐसी खराब आर्थिक व्यवस्थाएं छोड़ दी कि तानाशाहों और भ्रष्टाचार का उदय होना तय था। और जबकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लग्जरी कारों और प्रेसिडेंशियल जेट्स के बेड़े, जबकि महाद्वीप की लगभग 30% आबादी साफ पानी के बिना रहती है, निश्चित रूप से मदद नहीं करते हैं। कहानी में और भी बहुत कुछ है और बढ़ते रिसर्च से पता चल रहा है कि अफ्रीका को दिया जा रहा पैसा सिर्फ बर्बाद ही नहीं हो रहा है, बल्कि यह असल में इस महाद्वीप को और गरीब बना रहा है। लेकिन सच तो यह है कि दशकों से पश्चिमी देशों का दखल ही अफ्रीका को पीछे खींच रहा है। इस तरह मदद ने आधुनिक युग की सबसे बड़ी मानवीय विफलता की नींव रखी। कुछ समय के लिए विदेशी मदद को एक तरह की जादुई गोली माना जाता था, अफ्रीका महाद्वीप को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालने का एक पक्का तरीका। और सच कहूं तो 1960 के दशक तक ऐसा सोचने का एक अच्छा कारण था। एक बड़ी घटना जहां इसे आजमाया गया था वहां यह काफी अच्छे से काम किया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप तबाह हो गया था और यह सब एक बड़े भू राजनीतिक जोखिम के साथ आया। पूरे पश्चिमी यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टियां तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रही थीं और यह एक असली जोखिम था कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था के बिना पश्चिमी यूरोप कम्युनिज्म की ओर मुड़ सकता था या इससे भी बुरा सोवियत संघ उस पर हमला कर सकता था। अमेरिका के लिए यह एक आपदा होती, इसलिए 1947 में सरकार ने मानव इतिहास के सबसे महत्वाकांक्षी आर्थिक कार्यक्रमों में से एक मार्शल प्लान की घोषणा की। 1948 और 1952 के बीच अमेरिका ने यूरोप में 13 अरब डॉलर से ज्यादा पंप किए, जो आज के पैसे के हिसाब से लगभग 160 बिलियन डॉलर हैं। विचार यह था कि यूरोप को बड़ी मात्रा में नकदी देकर अमेरिका अर्थव्यवस्था में निवेश को किकस्टार्ट कर सकता है और हैरानी की बात है, यह काम कर गया। मार्शल प्लान के बाद के दशक में पूरे क्षेत्र में प्रति व्यक्ति जीडीपी में लगभग 35% की वृद्धि हुई। पश्चिमी दुनिया के लिए यह एक बड़ी सफलता थी, लेकिन अमेरिका के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसे एहसास हुआ कि मदद के जरिए वह देशों को अमीर बना सकता है और ऐसा करके कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ाई में नए व्यापारिक साझेदार और लंबे समय के सहयोगी बना सकता है। इसलिए मार्शल प्लान की सफलता के बाद अमेरिका ने एक और महाद्वीप की ओर देखा। उस समय यह महाद्वीप अभी भी सदियों के उपनिवेशवाद से उबर रहा था। 1960 में उप सहारा अफ्रीका में औसत आय प्रति वर्ष $150 से कम थी और साक्षरता दर 30% से कम थी और जीवन प्रत्याशा लगभग 14% थी। और यह वह समय था जब यूएस सिर्फ यूएस की मदद से ही काम चला पा रहा था और महाद्वीप में पक्की सड़कें, बिजली के ग्रिड या काम करने वाली सरकारें नहीं थीं, लेकिन इसमें कुछ ऐसा भी था जो अमेरिका चाहता था। प्राकृतिक संसाधन। इस महाद्वीप में तेल, तांबा, हीरे और दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार था और तेजी से बढ़ती आबादी के साथ इसे भविष्य का एक बड़ा आर्थिक पावर हाउस माना जा रहा था। अगर अमेरिका मार्शल प्लान की सफलता को दोहरा पाता तो वह एक नई आर्थिक सीमा खोल सकता था और इस प्रक्रिया में एक मुख्य सहयोगी बना सकता था। तो पैसा आना शुरू हो गया। 1960 के दशक में सब सहारा अफ्रीका को हर साल $500 मिलियन की मदद मिल रही थी, लेकिन 1990 के दशक में तक यह संख्या 40 गुना बढ़कर लगभग $20 बिलियन हो गई थी। अफ्रीका जल्दी ही धरती पर सबसे ज्यादा मदद पर निर्भर क्षेत्र बन गया और 90 के दशक तक युगांडा, माली और बुर्किना फासो जैसे देशों में सरकारी बजट का 60% से ज्यादा हिस्सा मदद के पैसे से आता था। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कैश मिलने के बावजूद हालात असल में और खराब हो रहे थे। असल में 1970 से 2000 तक अफ्रीका में औसत आय
पिछले 50 सालों में अफ्रीका में गिर गया। इस समय के दौरान लगभग $600 बिलियन मिलने के बावजूद इसमें गिरावट आई, लेकिन अप्रोच बदलने के बजाय पश्चिम ने इसे और बढ़ा दिया। 2005 में यूएन ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स लॉन्च किए और G8 ने 2030 तक गरीबी खत्म करने के लक्ष्य के साथ अफ्रीका को दी जाने वाली मदद को 2 गुना करने का वादा किया। यह अब सिर्फ एक सरकारी रणनीति नहीं थी, यह एक पब्लिक मूवमेंट बन गया था। यूके में कॉमिक रिलीफ, लाइव एड, एयर बैंडेड्स फीड द वर्ल्ड जैसे कैंपेन ने अफ्रीका को एक नैतिक धर्म युद्ध में बदल दिया। आम नागरिक लाखों दान कर रहे थे, स्कूलों में फंडरेजर हो रहे थे और सेलिब्रिटी चैरिटी सिंगल गा रहे थे। ये सब इस विश्वास के साथ कि पैसे भेजने से समस्या ठीक हो जाएगी। इन सब ने एक पावरफुल कहानी बनाई कि अफ्रीका में गरीबी राजनीति, भ्रष्टाचार या खराब शासन के कारण नहीं थी, ये बस पैसे की कमी के कारण थी। और अगर हम बस काफी पैसे देते तो हम उस समस्या को हल कर सकते थे। 2010 तक अफ्रीका में सहायता प्रवाह वर्ष $50 अरब से अधिक हो गया था, जो इतिहास में सबसे ऊंचा स्तर था। फिर भी लगभग 2 दशक बाद ये प्रयास बुरी तरह विफल रहे हैं। 400 मिलियन अफ्रीकी अभी भी प्रतिदिन $2 से कम पर रहते हैं, जो इतिहास में सबसे अधिक संख्या है। और वैश्विक व्यापार में महाद्वीप की हिस्सेदारी 3% से कम बनी हुई है और कई देश अब 1980 के दशक की तुलना में अधिक गरीब हैं। ये सब एक बहुत ही स्पष्ट सवाल उठाता है कि सहायता यूरोपीय अर्थव्यवस्था को किकस्टार्ट करने में कैसे सफल रही, लेकिन अफ्रीका में ऐसा करने में पूरी तरह विफल रही। हमेशा की तरह कई तरह के विचार प्रस्तावित किए गए हैं, महाद्वीप के भूगोल से लेकर उसके औपनिवेशिक इतिहास तक। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक विचार ने विकास विशेषज्ञों के बीच विशेष ध्यान आकर्षित किया है। उनका विचार सरल है, यह सब कुछ ऐसा है जिसे अर्थशास्त्री संस्थान कहते हैं। ये वे ढांचे हैं जो समाजों को नियंत्रित करते हैं, जैसे कानून का शासन, संपत्ति के अधिकार और लोकतंत्र। और जब यह समझाने की बात आती है कि सहायता अफ्रीका में चीजों को और खराब क्यों कर रही है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं। जब पश्चिमी यूरोप में मार्शल प्लान शुरू हुआ तो यूरोप के पास काम करने वाले राज्यों का बुनियादी ढांचा था, मंत्रालय, कानूनी प्रणालियां और सार्वजनिक संस्थानों के पास अफ्रीका में चीजों को और खराब करने का बुनियादी ढांचा था। लेकिन मार्शल हालांकि क्षतिग्रस्त ये दशकों से मौजूद था। इन संस्थानों ने पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक ढांचा प्रदान किया। वे टैक्स इकट्ठा कर सकते थे, संसाधन वितरित कर सकते थे और कानून लागू कर सकते थे। एक स्थिर और कार्यशील समाज के लिए सभी आवश्यक कार्य। लेकिन अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों में स्थिति बहुत अलग थी। अधिकांश अफ्रीकी राज्यों ने हाल ही में स्वतंत्रता प्राप्त की थी और सरकारें या तो नई बनी थीं या औपनिवेशिक प्रशासनों से विरासत में मिली थीं। लेकिन दोनों ही मामलों में संस्थान आमतौर पर एक ही उद्देश्य के लिए डिजाइन किए गए थे, धन निकालने के लिए। अधिकांश पश्चिमी लोकतंत्रों के विपरीत राज्य लगभग पूरी तरह से शासक वर्ग के हितों की सेवा के लिए कार्य करते हैं। सरकारी संस्थानों की गुणवत्ता पर नजर रखने वाले सूचकांकों ने लगातार अफ्रीकी देशों को सूची में सबसे नीचे पाया है। 2025 में अफ्रीकी देशों ने पॉलिटी डेमोक्रेसी रैंकिंग में नीचे के 30 देशों में से लगभग आधे देशों का गठन किया। ये कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि इन राज्यों में सैकड़ों अरबों डॉलर डालना गलत क्यों हो जाता है। जो पैसा सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, विद्युतीकरण के लिए था, वह अक्सर सीधे सरकार के हाथों में चला जाता है। ये कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि सरकार ऐसा क्यों करेगी। ये राष्ट्रपति जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में निजी जेट से उड़ते हैं या गरीबी विरोधी बैठकों के दौरान $60,000 की रोलेक्स घड़ियां पहने हुए सरकारी मंत्री। अनुमान बताते हैं कि महाद्वीप भ्रष्टाचार के कारण हर साल लगभग $30 अरब और उसे मिलने वाली सभी सहायता राशि का 30% खो देता है। पिछले 50 वर्षों में यह सैकड़ों अरबों डॉलर की चोरी हो सकती है। लेकिन समस्या सिर्फ यह नहीं है कि यह पैसा प्रभावी रूप से बर्बाद हो रहा है, यह सक्रिय रूप से उन संस्थानों का भी समर्थन करता है जो विकास को इतना कठिन बनाते हैं। एक सामान्य लोकतंत्र में सरकारों को टैक्स के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और यह राज्य और लोगों के बीच एक दो तरफा संबंध बनाता है। जब लोग टैक्स देते हैं तो वे बदले में सेवाओं की उम्मीद करते हैं और यदि शासक वर्ग ऐसा करने में विफल रहता है तो उन्हें लोगों द्वारा नई सरकार की मांग करने का जोखिम होता है। लेकिन सहायता पर निर्भर देशों में यह जवाबदेही तंत्र टूट गया है, क्योंकि सरकारों को उनका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश के लोग क्या सोचते हैं और इसलिए भ्रष्टाचार बहुत कम घरेलू प्रतिरोध के साथ बना रहता है। ये पिछले 50 सालों से इस कॉन्टिनेंट के पॉलिटिकल प्रोसेस को काफी हद तक बताता है। उदाहरण के लिए मलावी को लें। 2000 के दशक और 2010 की शुरुआत में विदेशी सहायता राष्ट्रीय बजट का 40% से ज्यादा हिस्सा थी, लेकिन सरकारी अधिकारी बड़ी मात्रा में पैसा चुरा रहे थे, जिससे वे लग्जरी कारों, प्राइवेट घरों या यहाँ तक कि इंटरनेशनल शॉपिंग ट्रिप जैसी चीजों पर खर्च कर रहे थे। आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस घोटाले से बड़े पैमाने पर गुस्सा भड़केगा और आखिरकार सरकार लाखों रुपए हड़प रही थी जो जनता की सेवा के लिए थे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि असल में कोई राजनीतिक नतीजा नहीं निकला। चूंकि सरकार की फंडिंग
फंडिंग विदेशी स्रोतों से आती थी, इसलिए सार्वजनिक धन के कुप्रबंधन से सबसे ज्यादा प्रभावित लोग मलावी के नागरिकों के पास सिस्टम में बदलाव की मांग करने की बहुत कम शक्ति थी। ये सिर्फ मलावी की बात नहीं है, यही स्थिति दशकों से पूरे महाद्वीप में हो रही है और यह आंशिक रूप से बताता है कि देश में अभी भी भ्रष्टाचार का स्तर इतना ज्यादा क्यों है। बेशक हर देश में कुछ हद तक भ्रष्टाचार होता है, खासकर शुरुआती विकास चरणों के दौरान, लेकिन इन परिस्थितियों में भी कोई देश आमतौर पर आर्थिक विकास हासिल कर सकता है। छोटे व्यवसाय, किसान और उद्यमी जमीनी स्तर से प्रगति कर सकते हैं, नौकरियां पैदा कर सकते हैं और राज्य पर ज्यादा निर्भर हुए बिना सामान और सेवाओं तक पहुंच बढ़ा सकते हैं। लेकिन यह सहायता के साथ एक और मुख्य समस्या है, ये जमीनी स्तर पर काम को बहुत बहुत मुश्किल बना देता है, क्योंकि सहायता विकास के इस रास्ते को बहुत कम संभव बनाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर मामलों में सहायता संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली चीजें स्थानीय व्यवसायों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा में होती हैं। टेक्सटाइल उद्योग को लें, 2000 के दशक की शुरुआत तक कुछ अफ्रीकी देशों में बेचे जाने वाले लगभग 8% कपड़े विदेश से आते थे। पहली नजर में यह फायदे का सौदा लग सकता है, कपड़े सस्ते थे और सहायता संगठनों को पश्चिमी देशों में बर्बादी कम करने में अच्छा लगता था। लेकिन स्थानीय अफ्रीकी उद्योग पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ा। अकेले घाना में 1990 और 2010 के बीच 80% से ज्यादा घरेलू टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद हो गईं, जिसका मतलब था कि हजारों नौकरियां खत्म हो गईं और उनके साथ एक घरेलू उद्योग को बनाए रखने के लिए जरूरी ज्ञान, मशीनरी और नेटवर्क भी खत्म हो गए। असल में पिछले 2 दशकों में अफ्रीका का इंडस्ट्रियल सेक्टर कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी के 15% से घटकर अब सिर्फ 10% रह गया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। एकेडमिक रिसर्च में पाया गया है कि औसतन विदेशी मदद अफ्रीका में इंडस्ट्रियलाइजेशन को नुकसान पहुंचाती है। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक, जो दुनिया के सबसे बड़े मदद देने वाले संगठनों में से एक है, ने भी पाया कि ज्यादा मदद मिलने के समय में लोकल मैन्युफैक्चरिंग कमजोर हो जाती है। लेकिन सिर्फ घरेलू इंडस्ट्रीज ही नहीं, बल्कि पूरी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर इस तरह से बिगड़ सकता है कि आर्थिक विकास की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, ये देखना जरूरी है कि देश असल में अमीर कैसे बनते हैं। पिछले कुछ दशकों में लगभग हर देश जिसने तेजी से विकास किया है, उसने एक्सपोर्ट लेड मॉडल के जरिए ऐसा किया है। दक्षिण कोरिया, ताइवान और चीन जैसे देशों ने पिछले कुछ दशकों में बहुत ज्यादा आर्थिक विकास देखा है और उन्होंने ऐसा कम कीमत वाले सामान बेचकर किया जो पश्चिमी कंज्यूमर्स को पसंद आए और फिर उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में बेचा। समय के साथ इससे उन्हें इंडस्ट्रियलाइजेशन करने, घरेलू इंडस्ट्रीज बनाने और आखिरकार वैल्यू चेन में ऊपर जाने में मदद मिली। लेकिन इस प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, वह है कमजोर करेंसी बनाए रखना। ऐसा करने से किसी देश का एक्सपोर्ट ग्लोबल मार्केट में सस्ता हो जाता है और विदेशी खरीदारों से डिमांड बढ़ती है। ये बढ़ी हुई डिमांड फिर लोकल इंडस्ट्रीज को बढ़ने में मदद करती है, रोजगार पैदा करती है और कीमती विदेशी इनकम लाती है, जिससे विकास को और बढ़ावा मिलता है। लेकिन मदद का पैसा इसका उल्टा असर डालता है। जब पैसा देश में आता है तो उसे लोकल करेंसी में बदलना पड़ता है ताकि सरकारें और मदद देने वाले संगठन उसे खर्च कर सकें। लेकिन ऐसा करने से ज्यादा डिमांड के जवाब में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में करेंसी की कीमत बढ़ जाती है। ज्यादा कीमती करेंसी होना शायद बुरी बात न लगे, लेकिन यह असल में एक गंभीर समस्या पैदा करती है। ज्यादा महंगी करेंसी का मतलब है कि विदेशियों के लिए जो किसी देश का सामान खरीदना चाहते हैं, सब कुछ अचानक महंगा हो जाता है, इसलिए लोग बस खरीदना बंद कर देते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह एक पूरी तरह से आपदा है। इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट लेड मॉडल जो पूर्वी एशिया में सफल रहा है, उसे दोहराना असंभव हो जाता है। आज अफ्रीका में एक्सपोर्ट औसत जीडीपी का लगभग 20% है, जो हांगकांग, दक्षिण कोरिया या ताइवान जैसी सबसे सफल पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के आधे से भी कम है। कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज डेवलप करने और दुनिया भर में प्रोडक्ट्स भेजने के बजाय एड पर निर्भर देश जिंदा रहने के लिए विदेशी मदद पर निर्भर हो जाते हैं, जबकि उनकी घरेलू इकोनॉमी अनकॉम्पिटिटिव और अंडर डेवलप्ड रहती है। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि एड से कोई फायदा नहीं होता। थ्योरी में इसमें डेवलपमेंट में जरूरी कमियों को पूरा करने की क्षमता है, जैसे सड़कें, स्कूल और पावर ग्रिड बनाना। ये सभी घरेलू आर्थिक विस्तार को बढ़ावा देना, लेकिन यह हमें विदेशी सहायता के साथ अंतिम और संभावित रूप से सबसे गंभीर मुद्दे पर लाता है। ये लगभग कभी भी प्रभावी ढंग से काम नहीं करता है। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की 2012 की एक रिपोर्ट में पाया गया कि 70% तक सहायता परियोजनाएं या तो अपने लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहीं या उनका कोई मापने योग्य प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ क्षेत्रों में बर्बादी चौंकाने वाली थी। युगांडा में दान की गई चिकित्सा आपूर्ति का लगभग 1/3 हिस्सा कभी भी अपने इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक नहीं पहुंचा। चोरी, कुप्रबंधन या साधारण लॉजिस्टिक्स विफलता के कारण खो गया। हैती में 2010 के भूकंप के बाद अरबों की सहायता आई, फिर भी इसका 10% से भी कम
स्थानीय संस्थानों तक पहुंचा। अधिकांश विदेशी ठेकेदारों, गैर सरकारी संगठनों या ओवरहेड लागतों के माध्यम से भेजा गया था और 1 दशक से भी अधिक समय बाद कई समुदायों में अभी भी बुनियादी स्वच्छता या स्थायी आवास की कमी है। ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों है, उन प्रणालियों को देखना मददगार होगा जो प्रभावी ढंग से काम करती हैं। एक प्रतिस्पर्धी बाजार में काम करने वाले व्यवसाय को लें। यदि यह एक खराब उत्पाद प्रदान करता है तो उपभोक्ता बस अपने प्रतिस्पर्धियों के पास चले जाएंगे और फर्म का राजस्व गिर जाएगा, और अगर यह बदलाव नहीं करता है तो यह दिवालिया भी हो सकता है। मुद्दा यह है कि जो लोग उत्पाद प्रदान कर रहे हैं वे उन लोगों के प्रति जवाबदेह हैं जो वास्तव में इसका उपयोग करते हैं। लेकिन विदेशी सहायता इस तरह से काम नहीं करती है। यदि कोई परियोजना विफल हो जाती है तो प्राप्तकर्ता अपने कर रोक सकते हैं या किसी और को वोट दे सकते हैं। क्योंकि फंडिंग विदेशी सरकारों या दाताओं से आती है, इसलिए सफलता को पुरस्कृत करने या विफलता को दंडित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि वास्तव में चीजों को अच्छी तरह से करने के लिए प्रोत्साहन की भारी कमी होती है। और अफ्रीका में विदेशी सहायता की कहानी केवल विफलता की नहीं बल्कि गलत धारणाओं की है, जो राष्ट्रों को गरीबी से बाहर निकालने के प्रयास के रूप में शुरू हुआ था। उसने निर्भरता की प्रणालियां बनाई हैं, संस्थानों को कमजोर किया है और स्थानीय उद्योगों को दबा दिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि सहायता की कोई भूमिका नहीं है। अकाल, संघर्ष या प्राकृतिक आपदाओं जैसे संकट के क्षणों में यह महत्वपूर्ण अल्पकालिक राहत प्रदान कर सकता है। दीर्घकालिक विकास रणनीति के साथ सबूतों को नजरअंदाज करना मुश्किल है। सहायता ने वह परिवर्तन नहीं दिया है जिसका वादा किया गया था। यदि लक्ष्य स्थायी विकास का समर्थन करना है तो ध्यान बदलने की आवश्यकता है। मजबूत संस्थाएं बनाने, लोकल बिजनेस को सपोर्ट करने और ऐसे सिस्टम बनाने की दिशा में जहां सरकारें अपने लोगों के प्रति जवाबदेह हों, न कि विदेशी डोनर्स के प्रति, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होता निर्भरता का यह सिलसिला बस चलता ही रहेगा।